ठीक है, कैसे हो सारे? ठीक हो? गर्मी मना रहे हो सारे? फिट है? चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश। तुम लोग कितने प्यारे प्यारे नाम है, दिल खुश हो जाता है देख के। अनफाल, फातिमा, तहरीन, मनाहाल, रोशीन। अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है, ठीक है? थोड़ा क्विक क्विक करेंगे और एंड में क्वेश्चन पूछ लेना। एंड उसके बाद तुम लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे, हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एमसीक्यूज किस तरह से सिनेरियो बेस है वो सब हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को मुझे 10-15 मिनट देने होंगे, ठीक है जी बच्चे? मतलब जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा ना, उसके बाद जेनेटिक्स खत्म। तो एंड में थोड़ी देर रुक जाना, 1 बजे के बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का। जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था, ये भी कर लिया था जी बेंडिंग, ये हो गया था शॉर्ट आर्म, ये भी कर लिया था। अच्छा, अब बच्चों कुछ टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं, डेफिनेशंस वगैरह सॉर्ट ऑफ, ठीक है? इनको इसी तरह तुम लोगों ने याद करना होगा। डेफिनेशन एक एक दो दो लाइनों की, यहाँ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है लेकिन तुम लोग सिर्फ एक एक दो दो लाइनें याद कर लेना, ठीक है? अब डिलीशन क्या होता है? जैसे नाम से पता लग रहा है कि इट इज़ अ लॉस ऑफ अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये चीज़ डिलीट हो गई है, ठीक है? मोस्ट डिलीशंस आर इंटरस्टिशियल बट रेयरली टर्मिनल डिलीशन। इंटरस्टिशियल मतलब कि बीच में है ना, ठीक है? उसके पूरे क्रोमोसोमल पैटर्न बीच में आ रही है, कहीं डिलीशन हो रही है और ज़्यादातर वही होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ टर्मिनल डिलीशंस भी देखी गई हैं, ठीक है? उसकी वो एग्जांपल आगे आपको देगा। इसके अलावा रिंग क्रोमोसोम क्या होता है? ये स्पेशल फॉर्म ऑफ डिलीशन होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ब्रेक अकर एट बोथ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम विद फ्यूजन ऑफ द डैमेज एंड, ठीक है? बीच में से टूटा, ठीक है? क्रोमोसोमल एंड्स जो साइडों के थे, डैमेज थे, वो आपस में फ्यूज हो गए तो एक रिंग सा बन गया, ठीक है? ये भी डिलीशन की एक फॉर्म होती है। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन जैसे नाम से पता लग रहा है, रीअरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स टू ब्रेक्स विद इन अ सिंगल क्रोमोसोम विद री इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इन्वर्टेड इंटरवीनिंग सेगमेंट। मतलब क्या हुआ कि बेसिकली की फॉर्म ऑफ रीअरेंजमेंट है, ठीक है? सिंगल क्रोमोसोम ब्रेक हुआ दो हिस्सों में, ठीक है? और फिर जो बाकी दोनों सेगमेंट्स थे ना, वो री इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है? इंटरवीनिंग जो सेगमेंट्स थे। और वो कह रहे हैं कि इन्वर्जन अगर एक आर्म ऑफ क्रोमोसोम को इन्वॉल्व करे तो उसको हम पैरासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है? और इफ द ब्रेक अकर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रोमियर तो हम उसको पेरीसेंट्रिक कहते हैं। पैरा मतलब उसी साइड पे, पेरी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है? फिर आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन तब होती है व्हेन वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड द रिमेनिंग आर्म इज डुप्लीकेटेड। आइसो मतलब का मतलब होता है ना सेम, ठीक है? एक आर्म क्रोमोसोम का लॉस हो गया और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ था ना आर्म, वो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है? मोस्ट कॉमन जो है ना वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अच्छा, अब ट्रांसलोकेशन क्या होती है बच्चों? ट्रांसलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स में। बेसिकली यूज डिलीशन इन्वर्जन के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन की तुम लोग को डेफिनेशन और ये कितने टाइप्स होती है ये बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है? इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, ट्रांस एंड लोकेशन, दो वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है? मतलब अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो गया, ठीक है? अच्छा, अब एक सेकंड बच्चों। ठीक है? अच्छा, ये दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और एक होती है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है? अब जो पहली फॉर्म है बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन, उसमें क्या होता है? देयर आर सिंगल ब्रेक्स इन ईच ऑफ द टू क्रोमोसोम विद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है? मतलब ब्रेक्स हुए क्रोमोसोम में, दो क्रोमोसोम जितने हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है? उनमें सिंगल ब्रेक्स होते हैं इन ईच ऑफ टू क्रोमोसोम्स, दोनों में, ठीक है? विद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस के साथ जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर होते हैं, दे आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल गैमेट्स, ठीक है?
इसके अलावा वो इसमें कह रहा है कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होती है। कह रहे fertilization by normal gamete would lead to the formation of an abnormal unbalanced zygote resulting in spontaneous abortion or birth of a malformed child. The other important pattern of translocation is called Robertsonian translocation or centric fusion, a translocation between two acrocentric chromosomes. ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम में अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन हो रही है, एबनॉर्मल, जिसकी वजह से एबनॉर्मल जाइगोट बन रहा है। ठीक है, टिपिकली द ब्रेक्स, इसमें क्या होता है, ब्रेक्स अकर क्लोज टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ट्रांसफर ऑफ द सेगमेंट देन लीड्स टू अ वेरी लार्ज क्रोमोसोम एंड वन वेरी स्मॉल वन, एक्सट्रीमली स्मॉल वन। मतलब क्या हुआ कि ब्रेक्स हुए सेंट्रोमियर के करीब होते हैं, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है ना, सेंटर होता है, उसके करीब ब्रेक्स होते हैं, और जिसके नतीजे में क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्रांसफर कैसे होते हैं एक दूसरे को, कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट ट्रांसफर हो जाता है और एक बहुत ही छोटा सा, मतलब ये अनइक्विवोकल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में एक बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन 1 in 1000 नॉर्मल इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जितना भी है वो छोटा सा पार्ट ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसलोकेशन में, सेगमेंट बेसिकली ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये उसने एग्जांपल दी हुई है आप लोगों की बुक में, ये ऊपर उसने ट्रांसलोकेशन की हेडिंग दी हुई है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन देखो, एरो दिए हुए, एरो हेड्स दिए हुए, एक ब्लू और पिंक क्रोमोसोमल सेगमेंट दिखाए हुए, तो पूरा क्रोमोसोम एक दिखाया है, ठीक है, उसका एक सेगमेंट दिखाया है कि ये देखो, अब दोनों जगहों पे ट्रांसलोकेशन देखो किस तरह से हो रही है कि वो ब्लू वाला जो पार्ट है वो पिंक में एक्सचेंज हो गया और पिंक वाला जो है वो ब्लू में एक्सचेंज हो गया, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ब्लू वाला ब्लू की जगह पे था, पिंक वाला ब्लू की जगह आ गया, एक बैलेंस उसने दिखाया है कि जहाँ पे एरो हेड बने हुए ना, सिर्फ वहाँ पे ट्रांसलोकेशन हुई है। ठीक है, उतने पार्ट में डिफरेंस, मतलब सेगमेंट्स ट्रांसफर हो गए। फिर सेंट्रीफ्यूजन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन देखो कि ब्रेक्स देखो किस पॉइंट पे हो रहे हैं। ठीक है, एक ब्लू वाले क्रोमोसोम को देखो, वो वाला डिफरेंट है और पिंक वाला डिफरेंट है, बीच में सेंट्रिक फ्यूजन हो गई है, आपस में वो दोनों एक सेंटर से जुड़ गए। ठीक है, और ब्रैकेट में एक जगह पे लॉस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बन गए हैं। फिर आइसोक्रोमोसोम्स दिखाए हैं, जैसे ये थे दोनों आपस में अलहदा हो जाते हैं। डिलीशन वाले को देखो, एक पार्ट डिलीट हो गया। इन्वर्जन में पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक की उसने एग्जांपल दी है, नीचे रिंग क्रोमोसोम बताया है। ट्रांसलोकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि दिस इज बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड दिस इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, जिसमें एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जब एक पार्ट बीच में से लॉस्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है ना। अच्छा, ये FISH बच्चों एक टेस्ट होता है, फिश कहते हैं, जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करता है क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटीज, इसमें हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिक प्रोब्स होते हैं, वो बताते हैं कि कौन से क्रोमोसोम किस लेवल पे टूटा है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुम लोगों को बताना होना चाहिए कि फिश उसको कहते हैं फ्लोरिसेंट इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन। ये एक टेस्ट होता है कैरियोटाइप क्रोमोसोम की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा फिर आगे हम कुछ साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे जो ऑटोसोम्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले जेनेटिक्स में, बायोकेम वगैरह में हो सकता है पढ़ी हुई हो। ठीक है, फिजियोलॉजी में हो सकता है पढ़ी हुई हो। ठीक है, डाउन सिंड्रोम तुम लोगों को अगर पता हो कि फॉर्म ऑफ जिसे कहते हैं ना ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें आपस में एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड इट्स मेजर कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो काउंट होता है ना, वो 47 होता है। नॉर्मल जो ऑटोसोम का क्रोमोसोमल काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोसोम हमारे होते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा जो है ना ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके अटैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, डाउन सिंड्रोम का अगर तुम लोग को एग्जाम में आए तो ज्यादातर उसके क्लिनिकल फीचर्स पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि कौन से टाइप ऑफ ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी 21 होगी। अब ये बुक में तुम लोग की एग्जांपल दी है ट्राइसोमी 21 की, ये उसमें डाउन सिंड्रोम दिखाया हुआ है। इसके फीचर्स देखो, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, अबंडेंट नेक स्किन होती है, सिमियन क्रीज होती है इसके हाथों में, इसके अलावा के अंदर फोल्ड एंड फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है इसकी। इसके अलावा देखो, इसमें कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस होती है, अम्बिलिकस प्रोड्यूस हुई भी होती है, उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ठीक है, ये पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ल्यूकीमिया की तरफ। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कैंसर है बच्चों। ठीक है, बड़े होके थोड़े से जब मेच्योर होते हैं तो इनमें ये कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।
इनकी टोन बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। अगर तुम लोग इसका यहाँ इंसिडेंस देखो तो 1 in 700 बर्ड्स हैं। ट्राइसोमी 21 में 47 X6 क्रोमोसोम होते हैं प्लस 21। ट्राइसोमी 21 पे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसका ट्रांसलोकेशन टाइप ये वाली होगी और मोज़ेक टाइप ये वाली होगी, ठीक है। तुम लोग ये वाली याद रखो तो बहुत है, ट्राइसोमी 21 टाइप, ठीक है। और इसका तुम लोग को पता होना चाहिए कि इसके ये फीचर्स होते हैं, इनको अलग अलग याद करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइसोमी 21 के बजाय के साथ साथ कुछ अनकॉमन तरह होती हैं, ट्राइसोमीज होती हैं। एक ट्राइसोमी 18 होती है, ठीक है, उसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। उसका इंसिडेंस 1 in 8,000 बर्थ होता है। उसमें प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट होती है, मेंटली रिटार्डेड होता है, स्मॉल माउथ होता है, लो सेट ईयर्स होते हैं, शॉर्ट नेक होता है, ओवरलैपिंग फिंगर्स होती हैं, बच्चों हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, रीनल किडनीज का प्रॉब्लम होता है, लिमिटेड हिप एबडक्शन होती है, ज़्यादा एबडक्ट नहीं कर सकता, और रॉकर बॉटम फीट होते हैं, ऐसे ना रॉकिंग चेयर टाइप के इसके फीट होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग को एमसीक्यू या एससीक्यूज आए, एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, इस बच्चे में इस फीचर्स का प्रेजेंट किया है, ठीक है, रॉकर बॉटम फीट है, लिमिटेड एबडक्शन है, कौन सा ट्राइसोमी होगी, 21 लिखी हो, 18 लिखी हो, 13 लिखी हो, तो तुम लोगों ने 18 पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस तरह एक होती है ट्राइसोमी 13, ठीक है, 13 क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम अटैच होता है, उसको कहते हैं पेटोव सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल स्कल होती है, मेंटली रिटार्डेड होता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ठीक है, ये सबसे डिफरेंट इसका फीचर होता है। इसके अलावा माइक्रोथैलेमिया आई के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉलीडेक्टाइली एक डिजिट एक्स्ट्रा होती है, 6 उंगलियां इसकी, ठीक है। इसमें किडनी के हार्ट के प्रॉब्लम इसमें भी होती है, अम्बिलिकल हर्निया होती है, रॉकर बॉटम फीटस में होती है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इसका क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ठीक है। आईज के फीचर हैं लिप, ये पॉलीडेक्टाइली सबसे इसको डिफरेंशिएट करता है। 1 in 15,000 बर्थ इसका इंसिडेंस है बच्चों, ठीक है। इसमें 47XX प्लस 13 के इसके चेंजेस भी होती है ट्राइसोमी 21 में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है अगर आप लोगों को एमसीक्यू है, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता लग गया है कि जो अब डाउन सिंड्रोम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्राइसोमी है ये, ठीक है। और ड्यू टू किस वजह से होती है, ड्यू टू मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन। अगर आपसे कॉज पूछी जाए कि डाउन सिंड्रोम होने की जो क्रोमोसोमल लेवल पे कौन सी कॉज होती है, वो होती है मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। मैटरनल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ऑन द इंसिडेंस ऑफ ट्राइसोमी 21, ठीक है। ज़्यादातर फीमेल जो कि 45 से अबव होती हैं, उनमें ये ट्राइसोमी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, और 4% ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, 4% केसेस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल डिराइव होता है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फीचर्स याद रखना जरूरी है, ट्राइसोमी का नंबर याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1% जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं मोज़ेक होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मिक्सचर होता है 46 और 47 क्रोमोसोम का। लेकिन नॉर्मली मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन तुम लोगों ने नॉन डिस्टिंक्शन याद रखनी है। इसके कॉमन डायग्नोस्टिक फीचर मैंने तुम लोग को बता दिए हैं कि किस तरह से पेशेंट बच्चा प्रेजेंट करता है बर्थ, ठीक है। और 40% ऑफ पेशेंट्स में कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको बॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शुरू से उनको मसले चलते रहते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज रिस्क होता है डेवलपिंग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, 10 to 20 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर न्यूरोपैथिक चेंजेस भी होती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी जिसमें कहते हैं ना डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, मेमोरी जिसमें चेंजेस होती हैं, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में, ठीक है। सो ये बड़े जब होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, 40 तक जब पहुंच जाते हैं, तो इनमें अल्जाइमर डिजीज होने के चांस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, बहुत लो होता है, इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन, लंग्स की प्रॉब्लम, थायराइड की, वो बहुत ज़्यादा चलती रहती है, ठीक है। तो अगर तुम लोग को एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं कि इन पेशेंट्स में कौन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया हो सकता है, इनमें कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, कार्डिक मेलफॉर्मेशन कौन सी टाइप की हो सकती है, मतलब एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट्स इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा जब बड़े होते हैं तो इनमें क्या हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, बाकी डाउन सिंड्रोम में बुक में रीड कर लेना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप जब इसका प्री नेटल आप डायग्नोसिस इसका कर सकते हो, ठीक है। क्रोमोसोमल एनालिसिस स्टडीज़ होती हैं, इसके अलावा कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें आप पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेशेंट प्रोन होगा टूवर्ड्स डाउन सिंड्रोम, मतलब एंटीनेटली आप या प्री नेटली आप इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी ट्राइसोमी जो मैंने आपको बताई है क्रोमोसोम 8 13 पे और 18 पे,
ये भी मतलब देखी गई हैं, जैसे जिसको एडवर्ड सिंड्रोम और पिटाओ सिंड्रोम, ये पीछे हमने देख ली है ये किस तरह से होती है। अच्छा, कुछ क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोसोम 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम। ये क्यों होते हैं? क्योंकि एक स्मॉल डिलीशन हो जाती है बैंड 11.2 पे ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये इन पेशेंट में नॉर्मली कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट्स होते हैं, पैलेट में एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म होता है, डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं, और टी सेल इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है, और हाइपोकैल्सीमिया होती है, ठीक है। ये दो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉमनली इसमें देखे गए हैं। एक को कहते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम और एक को कहते हैं वेलोकार्डियो फेशियल डिफेक्ट, ठीक है। मतलब हार्ट प्रॉब्लम भी हैं, फेशियल डिफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ये इसमें सारी देखी जाती हैं, जिनमें क्रोमोसोम 22q11.2 डिलीशन होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो डायजॉर्ज सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें थाइमस की प्रॉब्लम होते हैं। थाइमस हमारी ग्लैंड होती है ना, ये थाइमस जो ऊपर अटैच होती है, ठीक है, जिसमें ये हमारा सारा जिसके लो टी लिम्फोसाइट्स वगैरह ये हमारे वहाँ पे रिजाइड करते हैं, ठीक है। इसमें थाइमिक हाइपोप्लेसिया होगा जब टी लिम्फोसाइट्स वहाँ पे होंगे। जब थाइमस सही तरीके से नहीं बनेगी तो उनमें टी सेल इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया होता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। इनमें हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा फेशियल एनोमलीज भी होती हैं। जो वेलोकार्डियो फेशियल डिफेक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर फेशियल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, क्लेफ्ट पैलेट होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं रिसेंटली ओवरलैपिंग फीचर्स भी देखे गए हैं, ठीक है, दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हाई रिस्क होता है साइकोटिक इलनेसेस का, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, और 25% अडल्ट केसेस में स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस इसका बेसिकली आप कर सकते हो बाय डिटेक्शन ऑफ डिलीशन बाय फिश, जो मैंने पहले बताया था, फिश एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आप करते हो, जिसको कहते हैं फ्लोरेसेंट इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आप चेक करते हो, इसमें आप देखते हो कि कौन से क्रोमोसोम लेवल पे चेंजेस हुई हैं, जिससे आप बता सकते हो। और इस टेस्ट की मदद से 90% जो पहले डायग्नोज केसेस होते हैं वो डायजॉर्ज सिंड्रोम के आप डायग्नोज कर सकते हो, और 80% ऑलमोस्ट आप वेलोकार्डियो फेशियल डिफेक्ट के केसेस डायग्नोज कर सकते हो, जिनमें डिलीशन होती है कौन से 22q11.2 क्रोमोसोम के लेवल। अच्छा, अब हम कुछ साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं। हमने ऑटोसोम में देख लिया, डाउन सिंड्रोम देख लिया, एडवर्ड पिटाओ देख लिया। अब हम कुछ सेक्स क्रोमोसोम जिसमें डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिंड्रोम्स पढ़ लेते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है ना, वो होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और एक होती है टर्नर सिंड्रोम। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जेनेटिक डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस होती हैं, ठीक है, अदर देन द ऑटोसोम, ठीक है। इनमें इम्बैलेंस हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत टॉलरेबल डिजीजेज होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या हो सकती है, बेसिकली इनएक्टिवेशन हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, और कुछ जेनेटिक मटेरियल, मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाई क्रोमोसोम भी कैरी करता है, ठीक है। तो दोनों लेवल्स पे चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, अब एक हाइपोथेसिस है जो इसको सपोर्ट करता है, साइटोजेनेटिक स्टडीज इन्वॉल्विंग द सेक्स क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं लेयोन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, स्टेट्स दैट ओनली वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज जेनेटिकली एक्टिव, मतलब एक इनएक्टिव हो गया, एक एक्टिव है। द अदर एक्स ऑफ द आइदर मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम अंडरगोज हेटेरोपिग्नोसिस एंड इज रेंडर्ड इनएक्टिव, मतलब मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन का एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनएक्टिवेशन होती है आइदर द मैटरनल और पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम occurs at random among all of the cells of the blastocyst on the day 5 of the embryonic life. And number fourth point is that inactivation of the same X chromosome persists in all the cells derived from the each precursor cells. ठीक है, तो ये लायन हाइपोथेसिस सुपरफिशियली तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एक्स क्रोमोसोम एक एक्टिव होता है और इनएक्टिव हो जाता है। सो कुछ जो जीन्स होते हैं इनएक्टिव क्रोमोसोम्स पे वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। Regardless of the number of the X chromosome, the presence of single Y chromosome determines the male sex. ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। The gene that dictates the testicular development, जिसको कहते हैं sex determining region, Y gene is located on its distal short arm, ठीक है। Y क्रोमोसोम पे ऊपर जो एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं sex determining region, Y gene, SRY, ये बेसिकली डिटरमिन करता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट यानी कि मेल सेक्स को, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू ऑल सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जितने पेशेंट में डिसऑर्डर होंगे उनमें ये चीज़ें कॉमन होंगी, ठीक है। एक तो उनके अंदर सटल
क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग रिलेटिंग टू सेक्सुअल डेवलपमेंट, ज़्यादा सेक्स क्रोमोसोम पे चेंजेस आ रही हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम डेवलपमेंट में, फर्टिलिटी में उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दे आर ऑफन डिफिकल्ट टू डायग्नोज एट बर्थ, क्योंकि आप इतनी जल्दी उनको डायग्नोज नहीं कर सकते अंटिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज रीच। ये प्यूबर्टी पे जब सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद आप उनको डायग्नोज ज़रा ज़्यादा इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इन जनरल द ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन बोथ मेल एंड फीमेल द ग्रेटर द लाइक्लीहुड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, अब उसमें हम दो सिंड्रोम पढ़ेंगे, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि मेल में होता है, एक होता है टर्नर सिंड्रोम जो कि फीमेल में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को बेस्ट हम कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज मेल हाइपोगोनेडिज्म दैट अकर्स व्हेन देयर आर टू और मोर एक्स क्रोमोसोम एंड वन और मोर वाई क्रोमोसोम। बेसिकली ये जो मेल हाइपोगोनेडिज्म है, यानी कि मेल के जो गोनेडल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनमें दो या दो से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक या एक से ज़्यादा वाई क्रोमोसोम उनके अंदर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बॉडी फीचर्स कैसे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक तो इंक्रीज होती है लेंथ बिटवीन द सोल एंड द प्यूबिक बोन विच क्रिएट्स द अपीयरेंस ऑफ एन एलोंगेटेड बॉडी। इसके अलावा एबनॉर्मल बॉडी हो जाती है, लंबी टांगें हो जाती हैं, लॉन्ग लेग्स। इसके अलावा इनके अंदर एट्रोफिक टेस्टिस होती हैं, स्मॉल पेनिस होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें लैक करते हैं, जैसे कि डीप वॉइस, बियर्ड वगैरह नहीं होगी, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर नहीं होगा, ठीक है। गाइनोकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी इन पेशेंट्स में। आईक्यू लेवल लोअर होता है देन नॉर्मल से। इन पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स 50% पेशेंट्स में देखा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। सो इन शॉर्ट इन पेशेंट्स में ये एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक कॉज है रिड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल इनफर्टिलिटी की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसका कैरियोटाइप क्या होगा, 47XXY, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 90% केसेस में 47XXY। एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइप क्या है, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम पार्शियल कंप्लीट और पार्शियल मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम या तो कम्प्लीटली पार्शियली डेवलप होगा या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, ठीक है। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोगोनेडिज्म इन फिनोटाइपिक मेल्स, मतलब फीमेल होंगी, बजाहिर फीमेल फिजिकली फीमेल्स होंगी लेकिन हाइपोगोनेडिज्म है, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने डेवलप नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इन इसका कैरियोटाइप होता है 45X या 45X नॉट। नॉट का मतलब होता है साथ जीरो अटैच होता है, 45X नॉट, ठीक है। इनका ये क्रोमो कैरियोटिपिक पैटर्न होता है, ठीक है। अब फैक्टर जो फीमेल होती है जनरली इन्फेंसी में कैसे प्रेजेंट करती हैं, एक तो एडीमा होता है उनके डॉर्सम ऑफ हैंड और फीट का, ठीक है। स्वेलिंग होती है इनकी नेप ऑफ नेक, बैक ऑफ नेक पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। इसके अलावा इन पेशेंट जिसको वो बाद में जब जो जो कि जिसकी वजह से मार्केटली डायलेटेड लिम्फेटिक चैनल होते हैं, इस कंडीशन को हम सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायलैटरल नेक वेबिंग होती है, इनकी लूजनिंग ऑफ स्किन होती है बैक ऑफ नेक पे। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस इन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, फीमेल्स में होगा, बच्चा टाइम मेटर मेल में होगा, ये सिर्फ फीमेल होगा। कार्डियोवैस्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों में डेथ की, ठीक है। और इनमें प्यूबर्टी में क्या होता है, फेलियर टू डेवलप नॉर्मल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। जेनिटेलिया जो है वो इनफेंटाइल रह जाते हैं, छोटे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होती है, प्यूबिक हेयर बहुत थोड़े होते हैं, लिटिल और मेंटल स्टेटस इनका यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन इनकी नॉन वर्बल और विजुअल स्पेशल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लैक करती है, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स का आप डायग्नोसिस से भी लगा देते हो कि ये शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, ठीक है। इनमें स्टेचर या इनका कद वगैरह छोटा होता है। और एमेनोरिया, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब इन फीमेल्स में नॉर्मली मेंसेस नहीं होते, एमेनोरिक होती हैं, इनमें पीरियड्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है टर्नर सिंड्रोम को पहचानने की अच्छी बॉडी, ठीक है। बुक में आप लोग ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें सारे वही फीचर्स बताए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि एमेनोरिया है। अगर आप लोगों को सिनेरियो इस तरह का आए एमसीक्यूज में, एससीक्यूज में, एक फीमेल है, इनफर्टाइल है, स्टीप ओवरीज है, प्राइमरी एमेनोरिया है और इसके अलावा बेबिंग ऑफ नेक है, शॉर्ट है, तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है और इसका कैरियोटाइपिंग क्या है, 45X नॉट, ठीक है। अच्छा, अब जो सॉरी कुछ पीछे चले गए हम लोग, ज़्यादा आगे चले गए। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं, हर्माफ्रोडिटिज्म, सीडो हर्माफ्रोडिटिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोग जेनेटिक सेक्स, गोनेडल सेक्स, फिनोटाइपिक और जेनेटिक सेक्स करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं। ट्रू हर्माफ्रोडाइट बच्चों वो होते हैं
अच्छा, ट्रू हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनके अंदर बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को डिफाइन करने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रू हर्माफ्रोडाइट, जिसके अंदर दोनों ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। सूडो हर्माफ्रोडाइट वो होता है जिसके अंदर डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द फिनोटिपिक एंड गोनेडल सेक्स, मतलब गोनेडल सेक्स मेल का होगा लेकिन फिनोटिपिकली वो फीमेल होगी, या फिनोटिपिकली वो मेल होगा और गोनेडल सेक्स उसमें फीमेल होगा। दिस इज सूडो हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, अब जेनेटिक सेक्स क्या होता है? जेनेटिक सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, बेसिकली हमारा जेनेटिक सेक्स किस तरह डिटरमाइन होता है? वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम है इसका मतलब मेल है, वाई नहीं है इसका मतलब है फीमेल। गोनेडल सेक्स क्या होता है? गोनेडल सेक्स इज बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोनेड्स, जिसमें हम गोनेड्स का सेक्स देखते हैं कि गोनेड्स कौन से हैं, फीमेल के गोनेड्स हैं या मेल के हैं। ठीक है, इसके अलावा फिनोटिपिक या जेनिटल सेक्स क्या होता है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल। फिनोटाइप मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं, और जेनेटिक सेक्स इसको कहते हैं। बेसिकली ये फिनोटाइप क्या है? आपके एक्सटर्नल जेनिटल। ठीक है, सो आप लोगों को ये डेफिनेशंस इनकी पता होना चाहिए। आप लोगों की बुक के पेज नंबर 167 पे ये मेंशन है। अब सिंगल जीन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जिनमें नॉन क्लासिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है। इनमें 4 बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस। उनकी वजह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स में रिपीटेड म्यूटेशंस होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, ये ज़्यादातर मदर से ट्रांसफर होते हैं। और आप लोगों की बुक में एक ही ज़्यादा बताया है जिसको हम कहते हैं लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड ऐसे डिसऑर्डर विच आर एसोसिएटेड विद गोनेडल मोज़ैकिज्म। ठीक है, मोज़ैक कहते हैं ना डिफरेंट पैटर्न, मोज़ैक जैसे आप लोग पढ़ते हो पजल पैटर्न टाइप। अब जो पहला है उसमें है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। एक्सपेंशन ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट इज एन इंपॉर्टेंट जेनेटिक कॉज ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, पर्टिकुलरली न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। जिन पेशेंट में ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं या ट्राई न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड जैसे कहते हैं ना बेस पेयर, जैसे CGG CAA, ठीक है, इनमें रिपीट म्यूटेशन होती हैं। एंड ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन की वजह से डिजीज होती हैं, दे आर प्रोन टू न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, CNS के डिसऑर्डर्स में उनका मसला होता है। अच्छा, ये कुछ आप लोगों की बुक में टेबल दिया हुआ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, आपको इसमें से MCQs आ सकते हैं कि जिस तरह इसने बताया है, ऊपर लिखा है एक्सपेंशन अफेक्टिंग द नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है, एंड एक्सपेंशन अफेक्टिंग द कोडिंग रीजन। इसमें आप लोगों के सबसे ऊपर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम दिया हुआ है जिसमें डिलीशन, जिसमें कौन सा जीन रीजन इफेक्ट होता है FMR1। ठीक है, और लोकस उसने बताया फिर प्रोटीन कौन सी म्यूटेटेड होती है, FMR1 प्रोटीन। रिपीट किस लेवल पे होती है? CGG पे। नॉर्मली पेशेंट कब प्रेजेंट करते हैं? 6 to 55। ठीक है, और डिजीज कौन से उस पे होती है? 55 to 200, मतलब वो लेवल बता रहा है कि कितने उस पर म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, और 6 to 55 नॉर्मल रिपीट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेडरिक एटेक्सिया, उसमें कौन से जीन पे म्यूटेशन होगी? FX पे, FXN पे। प्रोटीन कौन सी पेप्टाइड होती है? फ्रिटेक्सिन। रिपीट कौन से लेवल पे होगी? GAA। ठीक है, तो इसके अलावा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है, इसमें DMPK जीन में नॉर्मेलिटी होगी। लोकस ये होगा प्रोटीन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन काइनेज होती है, और CTG पे एब्नॉर्मेलिटी होगी। इसके अलावा स्पाइनोबल्बर मस्कुलर एट्रोफी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर हंटिंगटन डिजीज है, इसमें हंटिंगटन प्रोटीन की एब्नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग इनका आप लोगों के लिए याद रखना जरूरी है जीन। ठीक है, लोकस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीन याद रखना जरूरी है। प्रोटीन कौन सी लॉस होगी और रिपीट किस लेवल पे होगी, ये इतना जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रिपीट्स कितने नॉर्मल है और कितने एबनॉर्मल है। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये याद रखना कि जीन कौन सा एबनॉर्मल होगा, प्रोटीन कौन सी एबनॉर्मल होगी डिजीज में। और ज्यादा सुपरफिशियली जो आपको याद होनी चाहिए वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेडरिक एटेक्सिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन डिजीज, ये। ठीक है, बाकी इतनी कॉमन नहीं पूछी जाती एग्जाम में। अच्छा, अब ये देखो इसमें साइट ऑफ एक्सपेंशन बताई हुई है, अफेक्टेड सीक्वेंस बताया हुआ है डिजीज में जिनमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस होती है। देखो एक्सपेंशन हो रही है कौन से जीन की? CGG ट्रिपलेट की। यहाँ पे देखो GAA ट्रिपलेट की, और यहाँ पे CAG ट्रिपलेट की। इनकी वजह से डिजीजेस कौन सी होंगी? अच्छा, मैकेनिज्म क्या होगा इसमें? ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज होगी। यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शनल डिसरेगुलेशन होगी इस लेवल पे, CGG न्यूक्लियोटाइड लेवल पे। ठीक है, साइटोसिन गवानीन गवानीन। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाएगी टॉक्सिक मैसेंजर आरएनए की, जिसकी वजह से फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिया हो जाएगा।
GAA की वजह से ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग हो जाएगी इस न्यूक्लियोटाइड पेयर की एंड ट्रिपलेट की, एंड लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से फ्रेडरिक एटेक्सिया होगा। और अगर CAG ट्रिपलेट के लेवल पे मिस फोल्डिंग हो जाएगी तो टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा जिसको हम हंटिंगटन डिजीज कहते हैं। ये चार आप लोग याद रख लेना कि इनमें कौन से लेवल पे रिपीट होगी, कैग ट्रिपलेट, GAA और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या एटेक्सिया में CGD ट्रिपलेट पे सीक्वेंसिंग पे एबनॉर्मलिटी होती है। जब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या फ्रेजाइल एक्स एटेक्सिया में क्या होता है, इन विच द म्यूटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से थे? CGD, ठीक है। एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आफ्टर डाउन सिंड्रोम। अच्छा, नॉर्मली फ्रेजाइल पेडिग्री कैसे होती है, इसमें कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल फीमेल आप देखो तो एक्स क्रोमोसोम पे प्री म्यूटेशन हुई हुई है, ठीक है, फिनोटाइप नॉर्मल है, ठीक है, और मेल कैरियर है, ठीक है, मतलब मेल अपने एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कैरी कर रहा है, सॉरी म्यूटेशन कैरी कर रहा है, और फीमेल इसके साथ नॉर्मल है। अब देखो जब ये मेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास चार तरह से पैटर्न प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो हमारे पास कैरियर फीमेल्स किस तरह से होंगी, एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, फिनोटिपिकली भी नॉर्मल होगा। फिर दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, चांस के नॉर्मल या प्री म्यूटेशन हो और नॉर्मल एक दूसरा क्रोमोसोम हो और फिनोटिपिकली नॉर्मल हो। तीसरे में दोनों नॉर्मल होंगे, एक्स क्रोमोसोम भी नॉर्मल है, फिनोटिपिकली भी फीमेल नॉर्मल है। और कैरियर फीमेल ये हो सकती है कि दोनों जो उसके एक्स क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नॉर्मल है, ये पर म्यूटेशन है, और एक जो फिनोटिपिकली है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। सो अब फिर आगे देखो, उन्होंने कैरियर फीमेल को, यहाँ कैरियर मेल था, यहाँ पे कैरियर अब फीमेल एक आ गई है, ठीक है। अब जब कैरियर फीमेल आई है, ये फीमेल को दिखा रहा है वो, ठीक है, और ये मेल है जिसमें ये वाई क्रोमोसोम दिखा रहा है, ठीक है, जहाँ दोनों इक्वल हैं, ये एक्स क्रोमोसोम को बता रहा है। अब यहाँ पे अनरिलेटेड, ठीक है, एक मेल के साथ वो मेट करेगी तो क्या हो जाएगा, जब फीमेल कैरियर है तो फीमेल कैरियर आगे से एक्स क्रोमोसोम में फुल म्यूटेशन हो सकती है, ये फिनोटाइपिकली अफेक्टेड होगा, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल या फुल म्यूटेशन 50% फीमेल अफेक्टेड हो जाती है, नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल एक फीमेल और नॉर्मल मेल प्रोड्यूस हो सकता है। सो फ्रेजाइल एक्स पेडिग्री में इन फर्स्ट जनरेशन में ऑल सन्स आर नॉर्मल एंड ऑल द फीमेल्स आर कैरियर। यहाँ पे देखो सन सारे नॉर्मल है, ठीक है, और फीमेल कैरियर है, ठीक है, और ड्यूरिंग oogenesis इन द फीमेल कैरियर प्री म्यूटेशन एक्सपेंड्स टू फुल म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे प्री म्यूटेशन थी, अभी फुल म्यूटेशन की तरफ जा सकती है फीमेल, ठीक है। फ्रेजाइल एटेक्सिया में क्या होता है, CGG म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन इन द FMR1 जीन पे एक डिजीज कॉज करती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, और इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो म्यूटेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स पे होती है, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स नॉर्मली ऐसे जीन्स हैं, ये यूनिक फीचर है नॉर्मली जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल DNA अफेक्टेड होता है, लेकिन इट इज कैरिड बाय मैटरनल इनहेरिटेंस, सिर्फ मदर से ट्रांसफर होते हैं ये जीन्स, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, लेबर्स और हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। vast majority of genes are located on the chromosome in the cell nucleus and are inherited as Mendelian fashion. However, they कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं that are inherited in quite different fashion, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA of maternal inheritance, ठीक है। One, because ova contain numerous mitochondria with their abundant cytoplasm, spermatozoa में लोग होता है, ठीक है। Mother transmit the mitochondrial DNA to all their offspring, male and female. However, daughter but not son transmit the DNA further to the progeny, ठीक है। इसकी एग्जांपल याद रखनी है, ज़्यादा आप लोगों की बुक में एक्सप्लेन उसको नहीं किया हुआ, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी माइटोकॉन्ड्रियल जीन से ट्रांसफर होने वाली डिजीज का नाम, ठीक है। इसकी पेडिग्री बताई थी कि किस तरह से होगा, म्यूटेशन होगी माइटोकॉन्ड्रियल जीन में। अब अफेक्टेड जो मेल हैं जिनमें शेडेड स्क्वायर बताए हैं, और ये जो शेडेड सर्कल्स हैं ये अफेक्टेड फीमेल हैं, ये आपस में मेट करेंगे और किस तरह से इसकी पेडिग्री आगे चलेगी। अच्छा, अब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक टर्म है बच्चों, ठीक है, इसका आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से दो डिजीजेस कॉज होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेडर विलाय सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन, और इसमें कितने इसकी वजह से कौन सी दो डिजीज होती हैं। अब इसमें क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज बेसिकली जो पिछले डेकेड्स में हम देखते रहे हैं स्टडीज, उनमें हमें पता है कि कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन पैटर्नल जीन एंड मैटरनल जीन, एंड दीज डिफरेंसेस रिजल्ट फ्रॉम एन एपिजेनेटिक प्रोसेस,
ठीक है। जीन जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आई हैं। एपिजेनेटिक मतलब जेनेटिक लेवल के साथ साथ कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनमें इम्प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इम्प्रिंटिंग सिलेक्टिवली इनएक्टिवेट्स आइदर द पैटर्नल और मैटरनल एलील। हम कब कहेंगे कि इसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुई है, कि इम्प्रिंटिंग जैसे नॉर्मली प्रिंटिंग नहीं हो सकी, ठीक है। इम्प्रिंटिंग सिलेक्टिवली इनएक्टिवेट मतलब सिलेक्टिवली इनएक्टिव करते कि या तो मैटरनल को या तो पैटर्नल एलील को, ठीक है। अगर हम मैटरनल इम्प्रिंटिंग उसको कहेंगे तो उसमें ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग हो जाएगी मैटरनल एलील की, और अगर पैटर्नल फादर की तरफ से इम्प्रिंटिंग कहेंगे तो उसमें पैटर्नल साइलेंसिंग हो जाएगी पैटर्नल एलील की, मतलब एक्टिव इनएक्टिवेशन हो जाएगी पैटर्नल एलील की, ठीक है। सो बेसिकली इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव इनएक्टिवेशन ऑफ ईदर द मैटरनल और पैटर्नल एलील। अगर आप लोगों को डेफिनेशन आती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेक्टिव इनएक्टिवेशन होती है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में या मैटरनल एलील की या पैटर्नल एलील की। इसमें हम दो सिंड्रोम स्टडी करते हैं, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम। अच्छा, प्रेडर-विलाय नॉर्मली कैसे प्रेजेंट करता है, हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन के साथ शॉर्ट स्टेचर होता है इन पेशेंट का, इनकी टोन बॉडी की बहुत कम होती है, हाइपरफेजिक होते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ओबेसिटी इसकी वजह से मोटे होते हैं, इनके हाथ पाँव छोटे होते हैं और हाइपोगोनेडिज्म इनमें होता है। अच्छा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडर-विलाय एंजलमैन सिंड्रोम की ये डायग्राम, ठीक है। इसमें मैटरनल और पैटर्नल आप लोगों को दो क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखो तो इम्प्रिंटेड प्रेडर-विलाय जीन है, ठीक है, ये दिखाया गया, और एक्टिव एंजलमैन है। यहाँ पे एक्टिव प्रेडर-विलाय दिखाया गया है एंड इम्प्रिंटेड एंजलमैन जीन दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिलीशन हुई मैटरनल क्रोमोसोम में, ठीक है। यहाँ पे ये साइट ऑफ डिलीशन होगी, देखो जीन यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। सो जीन जब गायब हो गया है तो यहाँ पे जो प्रेडर-विलाय जीन है वो एक्टिव हो गया है, और इनएक्टिव जो दूसरा था एंजलमैन का वो इनएक्टिव हो गया। और यहाँ पे देखो जब पैटर्नल क्रोमोसोम में साइट ऑफ डिलीशन, यहाँ पे जीन की डिलीशन हो गई है तो यहाँ पे इम्प्रिंटेड प्रेडर-विलाय आ गया। मतलब जब एंजलमैन सिंड्रोम कब होगा, जब यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा एंजलमैन जीन, ठीक है। और प्रेडर-विलाय सिंड्रोम कब होगा, जब यहाँ पे इम्प्रिंटिंग हो जाएगी प्रेडर-विलाय जीन की, जिसकी वजह से एक्टिव जो एंजलमैन जीन है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 22 हिस्सा चल रहे होते हैं, एक इम्प्रिंटेड हो जाता है और एक एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखो एक एक्टिव हो गया और एक इनएक्टिव हो गया, ठीक है। और साइट ऑफ डिलीशन बताई गई कि एक टोटल मैटरनल या पैटर्नल एलील की इनएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। अब गोनेडल मोज़ाइकिज़्म, मोज़ाइक जैसे हम कहते हैं ना पज़ल पैटर्न होता है, ठीक है। इसको आपको इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ऑलरेडी मेंशन हुआ था, विद एवरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर सम पेशेंट्स डू नॉट हैव द अफेक्टेड पेरेंट्स, ये ज़रूरी नहीं होता। इन सच पेशेंट द डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम न्यू म्यूटेशन इन द एग और स्पर्म, मतलब मोज़ाइकिज़्म मतलब कोई नई टाइप ऑफ न्यू म्यूटेशन अराइज हो जाती है एग या स्पर्म के अंदर, मतलब पेरेंट्स में नहीं थी लेकिन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग में या जाइगोट में जो बना है उसके अंदर कोई न्यू म्यूटेशन खुद से हो गई है, ठीक है। इस पेरेंट्स नॉर्मल थे, ठीक है। इन सम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, पेरेंट्स फिनोटाइपिकली नॉर्मल होते हैं एंड दे हैव मोर देन वन अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। और उनके अफेक्टेड चाइल्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं, एंड दिस क्लियरली वायलेट्स द लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो हमने पीछे पढ़ा था। So studies indicate that gonadal mosaicism may be responsible for such unusual pedigrees. Mosaicism may result from mutation that occur post-zygotically during early embryonic development. मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा था तो gonadal mosaicism की वजह से अनयूजुअल पेडिग्री प्रोड्यूस हुई, यानी कि म्यूटेशन हुई जो न्यू म्यूटेशन है जो पहले नहीं थी, और ये कब होती है, पोस्ट-zygotically ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज डायग्नोस्टिक मेथड्स एंड इंडिकेशन फॉर टेस्टिंग। किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को। एक तो लेबोरेटरी कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी लेवल पे प्री नेटल टेस्टिंग होती है, ठीक है। पहले से बच्चा पैदा होने से पहले आप डिफरेंट डिजीजेस का पता लगा सकते हैं कि कैसे होगा। कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं इनमें, जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग। अच्छा, कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे डाउन सिंड्रोम। अगर आप डाउन सिंड्रोम को पहले से पता कराना चाहते हैं तो आप उस पेशेंट की कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप पेशेंट के इसके अलावा अम्बिलिकल और ब्लड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बताएगा कि इस पेशेंट में किस लेवल की मतलब इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा सीरम एचसीजी लेवल्स हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ये प्री नेटल आप पहले से पता लगा सकते हो लेबोरेटरी लेवल पे कि इन पेशेंट्स में जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चा पैदा होगा उसमें
कुछ एबनॉर्मलिटीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा पीसीआर या डिटेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑल्टरेशन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनालिसिस को कहते हैं, जिसमें सिंथेसिस होती है रिलेटिवली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट की फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। और ये हो रहा है। इसमें कुछ टेस्ट हैं, जैसे उसमें हम यूज करते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग, जिसमें एम्पलीफाइड डीएनए को मिक्स किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ एंड डीएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स एंड 4 डेड एंड्स न्यूक्लियोटाइड्स लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट टैग्स के साथ उनको लेबल किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को इनके नाम बताऊं, इसके अलावा पायरो सीक्वेंसिंग है, इसके अलावा सिंगल बेस प्राइमर एक्सटेंशन है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ एनालिसिस होता है, और एम्प्लीकॉन लेंथ एनालिसिस है, और रियल टाइम पीसीआर। ये कुछ टेस्ट हैं जो हम पता लगाने के लिए कौन सी क्रोमोसोम रियल टाइम पीसीआर है। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। इस तरह बाकी सारे भी हैं जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड चेंज आपको बता देते हैं, जिस तरह एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीकॉन लेंथ एनालिसिस है, ठीक है। उसमें आप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो म्यूटेशन है उससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ दूसरे टेस्ट हैं जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ जीनोमिक, जिसमें आप ऑल्ट्रेशन का पता लगा सकते हो। उसमें फ्लोरेसेंट इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन एक टेस्ट है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज द डीएनए प्रोब दैट रिकॉग्नाइज द सीक्वेंसेस स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर क्रोमोसोमल रीजन, ठीक है। हम ऐसे डीएनए प्रोब यूज करते हैं जिनकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर क्रोमोसोम रीजन पे चेंजेस या एब्नॉर्मलिटी हो गई है, ठीक है। नॉर्मली मेटाफेस क्रोमोसोम्स नॉर्मली पे ये अप्लाइड किया जाता है, या इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इंटरफेस न्यूक्लियर that are pre-treated as to melt the genomic DNA. Okay? And this the probe hybridizes to its homologous genomic sequence and thus labels a specific chromosomal region that can be visualized under फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आप उसको देखते हैं। और फिश का जो आप परफॉर्म कर सकते हो वो कौन से पेशेंट्स पे कर सकते हो, नॉर्मली ऑन प्रीनेटल सैंपल्स पे, इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड सैंपल्स पे, टच प्रिपरेशन फ्रॉम कैंसर बायोप्सीज पे कर सकते हो, और टिश्यू सेक्शन फिक्स्ड आर्काइवल टिश्यू सेक्शंस पे कर सकते हो। इसके अलावा आप न्यूमेरिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स का फिश से पता लगा सकते हो, सटल माइक्रो डिलीशंस का, ट्रांसलोकेशंस का, क्रोमोसोमल पेंटिंग इसकी एक्सटेंशन है फिश की, ठीक है। इसके अलावा आप एक और हमारे पास स्टडी है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स लाइगेशन डिपेंडेंट प्रोब एम्प्लीफिकेशन, एमएलपीओ उसको कहते हो। इट ब्लेंड्स डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए लाइगेशन एंड पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टू डिटेक्ट द डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ एनी साइज including the anomalies that are too large to be detected by PCR and too small to be identified by fish। तो उनके बीच में एक ही टाइप ऑफ टेस्ट इन्वेंट हुआ। इसके अलावा सदर्न ब्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें आप चेंजेस स्टडी करते हो इन द स्ट्रक्चर ऑफ specific loci that can be detected by southern blotting, which involves hybridization of the radio-labeled sequence specific close to genomic DNA that has first been digested with a restriction enzyme and separated by gel electrophoresis। So ये कुछ टाइप ऑफ टेस्ट है, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से क्या क्या डिजीज का हम पता लगा सकते हैं, और क्या क्या ये बता सकते हैं क्रोमोसोमल इन्वर्जन है, डिलीशन है, रिस्ट्रिक्शन किस लेवल पे एंजाइम की हुई है। इसके अलावा कुछ साइटोजेनेमिक एरे टेक्नोलॉजीज हैं। These genomic abnormalities can also be detected without prior knowledge by using microarray technology to perform a global genomic assay। ठीक है, इसमें हम array CGH array test based comparative genomic hybridization test करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिसको हम कहते हैं SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब जो काफ़ी सारे लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म हुई होती है, चेंजेस हुई होती हैं, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, two types of genetic polymorphism are most useful for linkage analysis are SNP जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism and repeat polymorphism होती है जिनको मिनी सेटेलाइट या माइक्रो सेटेलाइट रिपीट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके बुक में लिखा हुआ है कि माइक्रो सेटेलाइट्स आर यूजुअली लेस देन 1 किलो बेस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीट साइज ऑफ 2 to 6 बेस पेयर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ आप लोगों की बुक में उसने हाईलाइट किया हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म की क्यों इंपॉर्टेंट है। दे विल लीड टू द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटेडनेस एंड आइडेंटिटी इन ट्रांसप्लांटेशन
कैंसर जेनेटिक्स, वेटरनरी टेस्टिंग एंड फोरेंसिक मेडिसिन में ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पॉलीमॉर्फिज्म एंड जीनोम वाइड एनालिसिस होता है, कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स कर सकते हो आप इससे। और जो जीनोम वाइड एनालिसिस स्टडीज हैं, इनमें लार्ज कोहोर्ट ऑफ पेशेंट्स विद एंड विदाउट अ डिजीज आर एग्जामिन्ड अक्रॉस द एंटायर जीनोम फॉर कॉमन जेनेटिक वेरिएंट्स और polymorphism that are overexpressed in patients with the disease। अच्छा, इसके अलावा कुछ आरएनए, कुछ एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन है। एपिजेनेटिक का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हेरिटेबल केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन दैट डज नॉट ऑल्टर द डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ। ठीक है, उस डीएनए में ये जो हेरिटेबल केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाती है डीएनए की या क्रोमेटिन की, वो इस एपिजेनेटिक स्टडीज में हम स्टडी करते हैं। जैसे डीएनए सीक्वेंस नॉर्मल था, लेकिन उसमें मिथाइलेशन हो गई है, थोड़ी सी उसमें चेंजेस हो जाती है, या फिर एसिटाइलेशन हो जाती है हिस्टोन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स जो होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों की बुक में आरएनए एनालिसिस लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मली ये क्रिटिकल होता है इन सेवरल एरियाज ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है आप इससे क्या कर सकते हो, इन द डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ आरएनए वायरस। जैसे एचआईवी है, ये आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो आप आरएनए एनालिसिस से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। इसका मतलब है कि इट इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सेवरल न्यूअर डीएनए sequencing technologies that are capable of producing large amount of sequence data in massively parallel pattern। ठीक है, इसमें उसमें कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग बताई हुई है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो डीएनए सैंपल्स में प्रोसेसेस देखे जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, वो स्पेशियल सेपरेशन है, लोकल एम्प्लीफिकेशन है, या पैरेलल सीक्वेंसिंग वगैरह, वो इसमें हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें हम अलाइनमेंट का प्रोसेस देखते हैं, वेरिएंट कॉलिंग या वेरिएंट एनोटेशन, इंटरप्रिटेशन वगैरह। अलाइनमेंट का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सीक्वेंसिंग लीड्स फ्रॉम अ sample are mapped onto the appropriate reference genome where they are reviewed and interpreted। ठीक है, इसके अलावा इसका आपको बताया गया कि ये टारगेट सीक्वेंसिंग भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं जब हम नॉन जीनोमिक स्टडीज कर रहे होते हैं, सॉरी नेक्स्ट जनरेशन जब हम सीक्वेंसिंग देख रहे होते हैं, तो उसमें आप टारगेटेड सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग की बुक में इसमें होल जीनोम सीक्वेंसेस का एक जिक्र किया हुआ है। ठीक है, कि इट enables a broad survey for protein coding mutations, आप इसमें पढ़ लेते हो। ठीक है, which are responsible for 80% of Mendelian disorder। इसके अलावा होल जीनोम, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग और होल जीनोम सीक्वेंसिंग ये है, जैसे कैंसर एप्लीकेशन में आप होल जीनोम सीक्वेंसिंग को पढ़ते हो, एंड इट इज द ओनली न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग अवेलेबल that can detect the novel structural rearrangement, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह। ठीक है, जो कि क्लिनिकली एविडेंट होती है, और कुछ फ्यूचर एप्लीकेशन वगैरह भी इसमें जारी हैं। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों आप लोगों का जेनेटिक्स का यूनिट खत्म हो गया है। ठीक है, नाउ अब मैं आप लोगों से अब चैट बॉक्स में थोड़ा सा ज़रा सा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अब डिस्कस करना चाहते हैं। आई वांट टू डिस्कस कि हीमोडायनामिक्स और जेनेटिक्स में तुम लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना याद रखा हुआ है, रिटेन रखा हुआ है। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ठीक है, हम हीमोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना टाइम हमारे पास है हम उसमें थोड़ा सा हीमोडायनेमिक्स देख लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा, आई वांट, मेरा दिल है कि अगर मुझे जेनेटिक्स का एक और लेक्चर आप लोगों का मिल जाए तो हम उसमें थोड़ा सा अच्छा, अब थोड़ा सा हीमोडायनेमिक्स का ये है कि हीमोडायनेमिक्स भी हमने थोड़ा सा चाह रहे हैं कि मैं एक दफ़ा उसका जेनेटिक्स का भी। ठीक है, मेरा दिल है, मैंने बात की भी है कि आप लोगों का अगर मुझे जेनेटिक्स का एक और लेक्चर मिल जाए तो हम उसमें ये चीज़ें समराइज कर दें, सारी चीज़ें, क्योंकि जेनेटिक्स बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं होता है, एमसीक्यूज वगैरह एमसीक्यूज थोड़े से आ जाते हैं, लेकिन हीमोडायनेमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो
हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। हम हीमोडायनामिक्स से थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि हीमोडायनामिक्स में अच्छा सारे प्रेजेंट हो के सो गए हो, किधर हो सारे? ठीक है, शाबाश, जाग रहे हैं सारे, वेरी गुड। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हीमोडायनामिक्स सारे खोल लें। अगर जिस जिसके पास रॉबिन्स पड़ी हुई है, हम हीमोडायनामिक्स को बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू जाएंगे और हीमोडायनामिक्स को देखेंगे कि हीमोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा। ठीक है सारे। अच्छा, कोई बच्चा मुझे जरा डिफाइन करते हैं कि एडीमा क्या था? ठीक है, एक सेकंड बच्चों, इट वुड बी बेटर अगर चैट के बजाय तुम लोग मेरे से अगर चैट के बजाय आप लोगों का माइक खोल दिया जाए तो मेरे से बच्चे डायरेक्ट मैं इनसे बात कर लूँ। तुम लोग को अनम्यूट, एक सेकंड में तुम लोग को अनम्यूट करवाती हूँ। स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, कौन बच्चा मुझे एडीमा को डिफाइन करेगा? बुक में से कोई डेफिनेशन पढ़े। हेलो, अच्छा, आवाज नहीं आ रही बच्चों। तुम लोगों ने अपनी तरफ से स्पीकर बंद, माइक बंद किए में क्या सीन है? हेलो, अच्छा, एडीमा हो गया फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू, मूवमेंट और स्वेलिंग कॉज्ड बाय एक्सेस ट्रैप्ड इन द बॉडी कैविटी। शाबाश, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसेस। अच्छा बेटा, एक्स्ट्रावेस्कुलर के बजाय अगर आप इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस कहो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बेसिकली एडीमा इज द accumulation of excess fluid in the interstitial tissue spaces और body cavities, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। और आप लोगों को अगर याद हो, हमने एडीमा फ्लूइड को दो तरह से पढ़ा था, एक होता है एक्सुडेट और एक होता है ट्रांसुडेट, ठीक है। लड़के की तरह भाई, क्लास में लड़के भी हैं कि नहीं है? कि किसी को लड़के का मुझे कम नहीं आ रहा कमेंट किसी सूरत में। अच्छा, फिर हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीज मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। प्लाज्मा, ऑस्मोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, सोडियम रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये 5-6 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा, बच्चों मुझे
आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, किसी बच्चे की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैम आपकी अभी आ रही है। पता नहीं मुझे आप लोगों की। एक सेकंड बच्चे। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को मेरी? हम यस। पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी फिगर से बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी? ये बच्चे, इकरा बताओ, फातिमा बताओ, अनफाल, पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा कौन कौन सी थी? जी बच्चे, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको इम्पोर्टेंट टेबल्स भी बताती हूँ, ठीक है। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मायरा सही बताया, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ठीक और है, कॉर्टिक प्रेशर। शाबाश, वेरी गुड। सोडियम रिटेंशन, वेरी गुड, शाबाश। एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन, सोडियम और वाटर रिटेंशन दोनों। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सो आप लोगों को इम्पोर्टेंट कैटेगरीज, पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने एडिमा और हाइपरीमिया और कंजेशन कुछ टर्म्स पढ़ी थी। हाइपरीमिया क्या था? फ्रॉम दोनों में क्या होता था? फ्रॉम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम विद इन द टिश्यूज, ठीक है। और कंजेशन में बेसिकली क्या था? हाइपरीमिया एक्टिव प्रोसेस था इन विच आर्टिकुलर डायलिटेशन लीड्स टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो। और कंजेशन में क्या था? पैसिव प्रोसेस था विच रिजल्ट्स फ्रॉम द रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। और इसमें हमने लंग की एग्जांपल पढ़ी थी। अगर लंग के अंदर क्रॉनिक पैसिव कंजेशन होती थी तो उसमें ब्राउन एंड्यूरेशन हो जाती थी, उसमें हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस होते थे, पल्मोनरी एडीमा हो जाता था, अल्वेओलर कैपिलरीज की कंजेशन होती थी, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। हमने लिवर की भी देखी थी और हमने लंग्स को दोनों को पढ़ा था, हेपेटिक भी पढ़ा था और हमने क्रॉनिक पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हीमोस्टेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। हीमोस्टेसिस क्या था? हीमोस्टेसिस को कोई डिफाइन करे बच्चा? प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। शाबाश। मैम जिसमें क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग बिल्कुल ये, फैक्टर्स, एंडोथेलियम। ठीक है, बिल्कुल। मतलब एक नॉर्मल वेस्कुलर इंजरी जहाँ पे होती है, एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, इट कल्मिनेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो लिमिट हो जाती है। शाबाश, सही है। अच्छा, अब नॉर्मली जो हम लोगों ने नॉर्मल हीमोस्टेसिस की एक डायग्राम पढ़ी थी, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 117 पे थी, ठीक है, जिसमें 5 प्रोसेसेस बताए गए थे, ठीक है। उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन था पहला, फिर प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस और एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, कि किस तरह जब पहली प्राइमरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी तो उसमें रिफ्लेक्स एट द साइट ऑफ इंजरी रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी। पेज नंबर 117 बुक का अगर तुम लोगों के सामने ओपन है, ठीक है। एंडोथिलीन रिलीज होना शुरू हो गया था फ्रॉम द साइट ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस हुआ था तो उसमें प्लेटलेट्स एडिशन हुई थी, शेप चेंज हुई थी, ग्रैन्यूल रिलीज हुए थे, रिक्रूटमेंट हुई थी, और इसके अलावा एग्रीगेशन या हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन हुई थी। फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या हुआ था? टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ था, फोस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स बना था, थ्रोम्बिन एक्टिवेशन हुई थी एंड फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन हुई थी। और फोर्थ पे जिसमें थ्रोम्बस एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स दोनों हुए थे। एक तो जब थ्रोम्बस बन गया था उसके बाद जब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होना शुरू हो गया था तो वो इस प्रोसेस को एक चेक रखता है, एक बैलेंस रखता है। एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज हेल्पफुल फॉर बच्चों, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज हेल्पफुल फॉर, इज एवरीबॉडी स्लीपिंग?
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज हेल्पफुल फॉर फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। और थ्रोम्बो मॉडलिंग का हमने क्या काम पढ़ा था, इट ब्लॉक्स द कोगुलेशन कैस्केड, ठीक है। शाबाश अनपाल, एक्सेलेंट। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने थ्रोम्बिन में एक डायग्राम पढ़ी थी जिसमें हमने रोल ऑफ थ्रोम्बिन पढ़ा था हीमोस्टेसिस में और सेलुलर एक्टिवेशन में, ठीक है। थ्रोम्बस वाज बेसिकली क्लॉट, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक तो थ्रोम्बस करता है इंफ्लेमेटरी सेल्स की एक्टिवेशन, एडहीजन करता है। इसके अलावा थ्रोम्बस प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करता है। इसके अलावा थ्रोम्बस लिम्फोसाइट एक्टिवेशन करता है एंड एंडोथेलियम की एक्टिवेशन करता है। आप लोगों की बुक पे डायग्राम बनी हुई थी इसकी, उससे हमने थ्रोम्बस के फंक्शन देखे थे। फिर इसके अलावा हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे जो कि कोगुलेशन को लिमिटेड करते थे, ठीक है। जिनमें हम लोगों ने कुछ पढ़े थे डी डायमर्स वगैरह का रोल, प्लाज्मिनोजेंस का रोल पढ़ा था हमने, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का पढ़ा था। इसके अलावा हमने प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह पढ़े थे, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन्स क्या होते हैं, जो कि लिमिट करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को। फिर हमने एंडोथेलियम का रोल पढ़ा था कि एंडोथेलियम प्लेटलेट्स इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। फिर हम लोगों ने कुछ हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे। थ्रोम्बोसिस में हम लोगों ने वर्चोट्राइड पढ़ा था। वर्चोट्राइड में तीन चीज़ें थी, मैंने बताया था कि वर्चोट्राइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एंडोथेलियल इंजरी, Endothelial injury, शाबाश वेरी गुड, stasis, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, शाबाश, stasis, और तीसरा स्टेसिस, एक्सीलेंट इकरा, स्टेसिस था या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एंडोथेलियल इंजरी, एंड द थर्ड वाज हाइपर कोगुलेबिलिटी, ठीक है। जिसमें हमने इनहेरिटेड और एक्वायर्ड दोनों फैक्टर्स पढ़े थे। इनहेरिटेड में फैक्टर 5 की म्यूटेशन हुई थी और एक्वायर्ड में हमारे पास डिसेमिनेटेड कैंसर वगैरह हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। सो ये हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस में तीन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स में हम लोगों ने जो एक्वायर्ड फैक्टर्स में हमने हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पढ़ा था, शाबाश फातिमा वेरी गुड। एंड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिकरेंट थ्रोम्बोसिस होता है, रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, कार्डिक वाल्व वेजिटेशन होती हैं एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रिपीटेड मिसकैरेजेस मैंने कहा था कि आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में। अच्छा, फेथ ऑफ द थ्रोम्बस मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन और रिकैनलाइजेशन। और बेसिकली ये क्या हमें बताता है कि एक्सटेंट टू विच अ टिश्यू गेट्स डिस्टर्ब बाय occlusion of its blood supply, it depends upon the rate of the development of that thrombus, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन और रिकैनलाइजेशन इसका फोर्थ पॉइंट था। रिकैनलाइजेशन मैंने क्या बताया था, क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड चैनल्स थ्रू एन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस, ठीक है। उसके बाद हमने एम्बोलिज्म पढ़ा था। हाँ, डीआईसी एक टॉपिक हमने पढ़ा था जो मैंने बताया था, नॉर्मली डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट फीमेल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, साइनोसिस हो जाती है, रिससिटेशन के बाद वो ठीक हो जाती हैं फीमेल्स नॉर्मली। लेकिन ये बेसिकली डिजीज नहीं है, लेकिन इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ कंडीशन विच आर एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि disorders range from obstetric complication to advanced malignancies, can be complicated by DIC and leads to widespread formation of thrombi in the microcirculation. अच्छा, फिर हम लोगों ने एम्बोलिज्म पढ़ा था। एम्बोलिज्म में हमने पढ़ा था कि डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैसियस मैस हो सकता है। पल्मरी एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड वाज एन इम्पोर्टेंट कॉज। पल्मरी एम्बोलिज्म मोस्टली 90% कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कोई बच्चा प्लीज। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसके अलावा हमने सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पढ़ा था, हमने फैट और मैरो एम्बोलिज्म पढ़ा था, जो कि नॉर्मली कब होता है, फ्रैक्चर्स के बाद। मैंने एफ से याद कराया था कि फैट एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है, थ्रोम्बिन एंड डी लेग्स। इकरा आप सही बता रहे हो, ठीक है। अब आवाज़ आप लोगों को कुछ क्लियर आ रही है मेरी। इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस बबल्स हो सकते हैं, मोर देन 100 cc ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ क्लिनिकल इफेक्ट इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हमने डीकम्प्रेशन सिकनेस पढ़ा था, जो कि फॉर्म ऑफ गैस एम्बोलिज्म थी। मैंने इसमें आप लोगों को बैंड्स का बताया था, ठीक है। रेशियन बैंड्स हमने पढ़ा था, केसन डिजीज, ये सब एक ही चीज़ थी। और ये डीकम्प्रेशन सिकनेस कब होती है, जब सडन डिक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बच्चों को पता नहीं क्लियर नहीं आ रही है, अभी तो आ रही थी, एकदम से खराब हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हमने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म पढ़ा था, जो कि नॉर्मली प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम देखते हैं, उसमें सडन डिस्निया हो जाता है और फीमेल्स अक्सर डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा इंफाक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें इंफाक्ट क्या होता है, इट इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। जी बच्चे, ठीक है। इन्फार्क्ट हमने 2 टाइप पढ़े थे, रेड इन्फार्क्ट पढ़े थे, हेमरेजिक इन्फार्क्ट जिसको कहते हैं, और हम लोगों ने एनीमिक इन्फार्क्ट पढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके डिफरेंसेस आप लोगों ने याद करने हैं कि कौन से ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे वाइट इन्फार्क्ट हार्ट, स्प्लीन और किडनी में हम लोगों ने पढ़ा था, और हेमरेजिक इन्फार्क्ट हमने लंग में पढ़ा था और इंटेस्टाइन में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने, हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज शॉक। Shock was basically a state in which diminished cardiac output or reduced effective circulating blood volume impairs the tissue perfusion and leads to cellular hypoxia। ठीक है, हमने 3 मेजर टाइप्स ऑफ शॉक पढ़ी थी, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक एंड शॉक एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। ये कार्डियो मैम आपकी आवाज चली गई। ठीक है, हम लोगों ने पैथोजेनेटिक पाथवे पढ़ा था सेप्टिक शॉक का, काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर 8, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन देखी थी, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के जो PAMP लिखा था, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न से माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आए थे जिन्होंने न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन की थी, एंडोथीलियल सेल्स की एक्टिवेशन की थी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था। फिर हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ शॉक देखी थी, चला और नॉर्मली सेप्टिक शॉक के क्लिनिकल फीचर्स, अगर आप लोगों को SCQs या MCQs आए तो आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स दिए होते हैं शॉक में, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज कार्डियोजेनिक शॉक या व्हाट इज हाइपोवॉल्यूमिक, आप लोगों को सिनेरियो दिया जाता है UHS में, आप लोगों को बताया जाता है कि एक पेशेंट है वो हमारे पास अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है तो हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक वाला पेशेंट हमारे पास हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स के साथ प्रेजेंट करता है, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हुई होती है, टेकिपनिया होता है, उनकी स्किन कोल्ड होती है, साइनोटिक होती है, ठीक है। सेप्टिक शॉक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्किन नॉर्मली वार्म होती है और फ्लश्ड होती है बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वेजोडाइलेशन की वजह से, ठीक है। और सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली उन हमारे पास फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है उनका वो इंक्रीज हुआ होता है। सो वी हैव समराइज्ड द हीमोडायनामिक्स यूनिट, ठीक है। अब आप लोग अगर कहते हो तो मैं जेनेटिक्स का कर लेती हूँ, अदरवाइज पूछ हो जाए इतना सब दिया गया भाई इतने अब ये वो पड़ा टेक्नोलॉजी ये देखिए ये आपके सामने आपके फोटो ये रहा अच्छा बच्चे, चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में मैं एक आप लोगों का लेक्चर लूँगी जिसमें हम लोग जेनेटिक्स को समराइज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग जेनेटिक्स को देख लेंगे, जो जो हम लोगों ने पढ़ा उसको सुपरफिशियली हम लोग गो थ्रू कर जाएंगे, ठीक है। जो जो हीमोडायनेमिक्स में या जेनेटिक्स में कोई क्वेरी रह गई है उसको अपने पास लिख लेना, ठीक है, और फिर वो हम लोग इंपॉर्टेंट टेबल्स और उसको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एक लेक्चर मैं लेना चाह रही हूँ बिफोर योर रिजल्ट सॉरी एग्जाम, ठीक है। सो सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट वीक। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।